वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं एसएसटी क्लास 10th और उसमें आपका सिविक्स का पार्ट, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म जो है वो शुरू किया हुआ है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। बच्चों, अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि संघ क्या होता है, संघवाद क्या होता है, ये नोशन किस तरह काम आता है और भारत में ये किस तरह लागू हुआ है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है भारतीय संघ में कुछ राज्यों की विशेष स्थिति। विशेष स्थिति का क्या अर्थ होता है? देखिए, भारत के लिए तो सब राज्य एक जैसे हैं, क्योंकि भारत का संघवाद, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भारत का संघवाद है वो साथ आने का संघवाद है, वो साथ रखने का संघवाद है, साथ रखने का संघवाद। तो जब सभी राज्यों को एक साथ रखा हुआ है तो कैसे क्यों किसी विशेष का दर्जा दे दिया जाए किसी राज्य को? तो ये सब क्या है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखिए, भारत जो है, भारत एक बहुत ही विशाल देश है, लेकिन इस विशालता के साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस विशालता के साथ सबसे बड़ी खासियत है इसकी डाइवर्सिटी, इसकी विविधता। इस भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और आप इस तरह से इस नक्शे में, जैसा कि कार्टून कैरिकेचर के रूप में बनाया हुआ है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो विविधताएं हैं, इन विविधताओं को अगर सहेज कर नहीं रखा गया तो ये विविधताएं दीवारें खड़ी कर देंगी। तो इन दीवारों की वजह से कई बार क्या होता है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, जैसे आंध्र प्रदेश फॉर लोकल्स या मध्य प्रदेश फॉर लोकल्स, महाराष्ट्र फॉर लोकल्स। ये आप सुनते भी हो कई बार कुछ राज्यों में या कुछ विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में। तो वो सब क्या है, क्यों किन्हीं राज्यों को विशेष दर्जा मिलता है, किस अनुच्छेद के तहत ये सब हुआ है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल देश के 11 राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है। अब ये 11 राज्य कौन से हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इन 11 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 8 के 8 जो राज्य हैं वो कौन से हैं? वो राज्य हैं जो कि उत्तर पूर्व के हैं। साथ हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, हमारे देश के जो उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर्स, और उसके अलावा सिक्किम, ये 8 राज्यों को तो स्पेशल दर्जा मिला हुआ ही है। उसके अलावा 3 राज्य और हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। किस तरीके से मिला है? जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में और उत्तराखंड को 2001 में विशेष राज्य श्रेणी राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, अब तक देश में जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है उसके पीछे मुख्य आधार है उनकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति और वहां व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमताएं। यानी ये 2 चीजें काम करती है। एक तो उस राज्य की स्थिति कैसी है, उस राज्य की जो फिजियोग्राफिकल कंडीशन है उसको देखा जाता है कि उस राज्य की भौगोलिक स्थिति बहुत दुर्गम होती है या फिर वहां व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमताएं वो होती हैं। इन राज्यों में अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग धंधे लगाना मुश्किल है। अब 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो पहले ही वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उनमें जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा दुर्गम है, उनमें जल्दी से रहा नहीं जा सकता किसी से। और दूसरे वो राज्य कहाँ हैं? वो सीमा पर बसे हुए हैं। अब आप ये सभी राज्य देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी जो राज्य है वो म्यांमार से और चीन से और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ सीमाएं बनाते हैं। और सीमाएं बनाने के साथ साथ इनकी जो स्थिति है, अवस्थिति, वो ऐसी है कि बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो इस वजह से इनको इस तरह का दर्जा मिला। जम्मू कश्मीर हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में, तो इस वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हम जानते हैं कि चीन के साथ उसकी सीमाएं लगती है और पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं, इस वजह से भी उनको विशेष दर्जा दिया गया।
इन राज्यों में बुनियादी ढांचे का अभाव है और ये सभी आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और विकास के मामले में भी ये राज्य पिछड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार नौकरियों के लिए आरक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है ताकि जो पिछड़े हुआ वर्ग है वो वर्ग आगे आ सके और मुख्य वर्ग के साथ, मुख्य धारा के साथ काम कर सके। तो ठीक वैसा ही राज्यों के साथ किया गया है कि कुछ राज्य जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने के लिए उनको विशेष दर्जा दिया गया है। Now, for the whole of the country, our Indian Constitution provide uniform rule, but there are certain regions in our country that are governed by special provisions. हालांकि भारत के सभी राज्यों को एक बराबर स्थान है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला है। These provisions are laid down by the Constitution to ensure special protection of the cultural identity and customs, the original inhabitant, and the economic and political interests of these areas. Originally, the Constitution does not have any special provisions for state. They have been added by subsequent amendments. ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें किसी भी प्रकार के राज्य को कोई भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया। ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं ये बाद के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए, सब्सीक्वेंट अमेंडमेंट्स, उनके साथ में दिए गए। ओरिजिनल संविधान में किसी भी प्रकार के राज्य को कोई भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। अब इससे लाभ क्या होता है, क्या फायदा है इस प्रकार का विशेष दर्जा देने से राज्य को? सबसे पहले तो इन मापदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की गई राशि में 90% अनुदान और 10% ऋण दिया जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी राज्य में कोई विपदा आ गई है या किसी राज्य में कोई आर्थिक समस्या चल रही है, ऐसे में अगर वो राज्य केंद्र से 100 करोड़ का कर्ज लेता है, 100 करोड़ का कर्जा अगर वो राज्य जो है केंद्र से लेगा, तो उस 100 करोड़ में से 90 करोड़ जो है वो अनुदान के रूप में दिया जाएगा और उसको कर्ज के रूप में सिर्फ 10 करोड़ दिए जाएंगे। यानी उस पर कर्ज कितना हुआ? सिर्फ 10 करोड़। यानी कि कहने का मतलब इस प्रकार के राज्यों को जो राशि उनकी जरूरत की राशि होती है उसमें से 90% सिर्फ अनुदान के रूप में होती है और 10% ही उनको कर्ज के रूप में चुकानी पड़ती है। अन्य राज्यों से केंद्रीय सहयोग के तहत 70% राशि ऋण के रूप में और 30% राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंशिएट होता है अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा मिल जाए तो। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार ने इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और टैक्स में कई तरह की राहत दी है। इससे निजी क्षेत्र इन इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका विकास सुनिश्चित होता है। संविधान के 12वें भाग के पहले अध्याय में केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है और वहां पर ये एकदम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि जिन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, जिन राज्यों को विशेष श्रेणी में रखा गया है, उन राज्यों को इस तरह की सुविधाएं दी जाएगी, अगर नहीं है तो उनको ये सुविधाएं नहीं दी जाएगी। तो वो सब वहां पर बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। अब इस पर संविधान क्या कहता है? ये तो हमने देख लिया कि लाभ क्या होता है, इस पर संविधान का क्या कहना है? हमारे संविधान में किसी भी राज्य के विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन देश के कुछ हिस्से अन्य राज्यों की तुलना में संसाधनों के मामले में पिछड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे राज्यों को केंद्र ने विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद कम जनसंख्या घनत्व या बड़ा आदिवासी बहुल इलाका, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कम प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व की कमी के आधार पर ऐसे राज्यों की पहचान करती है। तो ऐसे राज्यों की पहचान करने के मापदंड क्या क्या हैं? अगर वो वहां का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का है, जितना हम राजस्थान के जैसलमेर जिले का है ना, उतना ही अरुणाचल प्रदेश का घनत्व है, यानी कि वहां लगभग 17 या 18 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहते हैं। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि वहां कितने कम लोग रहते हैं, लेकिन वो इलाका बहुत बड़ा है, तो वहां पर बसने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि इससे बाकी जनसंख्या घनत्व पर थोड़ा बोझ कम पड़ेगा, और दूसरी वजह ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश बसा हुआ है हमारे सीमांत इलाके में, तो वहां की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मुद्दा होती है। संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक 12 राज्यों को ये विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अब तक हमने 11 पढ़े, अब उसमें एक 12वां राज्य और जुड़ गया है, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और इन सब के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब एक बार इस आर्टिकल को समझ लेते हैं, जो आर्टिकल 371 है। आप सबने हमेशा ही आर्टिकल 370 के बारे में सुना है, ठीक है ना। आप सबने हमेशा 370 के बारे में सुना है, लेकिन 370 जो है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट करता है, वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट करता है। 371 जो है वो अन्य राज्यों को विशेष दर्जा देने से संबंधित है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिकल 371 इज अबाउट स्पेशल प्रोविजंस एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। 371A जो है वो स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, 371B स्पेशल प्रोविजन फॉर असम, 371C जो है वो मणिपुर के लिए है, 371D और E दोनों ही आंध्र प्रदेश के लिए हैं। उसके बाद F जो है वो सिक्किम के लिए प्रोविजन करता है, G मिजोरम के लिए प्रोविजन करता है, H जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रोविजन करता है और I जो है वो गोवा के लिए प्रोविजन करता है। और J में क्या दिया गया है? J में ये दिया गया है कि ऐसे राज्यों को ग्रांट, ऐसे राज्यों को अनुदान कैसे दिया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छांटा गया है, कुछ जिलों को छांटा गया है। वो 6 जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? वो है हैदराबाद, बीदर, गुलबर्ग, रायचूर, यदागिरी, एंड कोप्पल। इन जिलों को विशेष दर्जा देने से संबंधित जो भी बात है वो 371J में की गई है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल हैं जो कि 371 को फॉलो करते हैं और 371 के तहत इनको विशेष दर्जा दिया गया है। अब हम आराम से ये चीज समझ गए होंगे कि क्यों क्या विशेष दर्जा दिया गया है, क्या इसका अर्थ होता है, किन किन को दिया गया है। स्पेशल प्रोविजंस जो किए गए हैं वो खासकर इन्हीं राज्यों में किए गए हैं। अब अगर आप मैप को अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक तो ये 8 राज्य तो यही हो गए, और हम देखते हैं कि ये 8 के 8 किसी न किसी तरह से देखा जाए तो ये सारे राज्य हमारे सीमांत राज्य भी हैं, बहुत ज्यादा दुर्गम राज्य भी हैं, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है ना, ये सारे सीमांत राज्य हैं, आप समझ रहे हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इस तरफ इनकी सीमा चीन से लगती है, इस तरफ फिर यहाँ भूटान से लगती है, यहाँ म्यांमार से लगती है और यहाँ बांग्लादेश से लगती है। तो इस तरह से ये राज्य जो है सीमांत राज्य हैं और साथ ही साथ दुर्गम भी हैं, और इनके अंदर जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। साथ ही इनका पूरी तरह से आर्थिक और औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। इसके अलावा जो 3 राज्य हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा क्रिटिकली क्राइटेरिया में काउंट किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके साथ ही ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड। अब इनकी भी सीमाएं इस तरफ चीन से लगती हैं, यहाँ नेपाल से लगती हैं, इस तरफ पाकिस्तान से लगती है और यहाँ अफगानिस्तान से भी लगती है। तो इस प्रकार इन राज्यों को भी स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए। इनके क्राइटेरियन क्या क्या हैं? एक तो हिली टेरेन होना है, ये बहुत ज्यादा पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं। इनकी डेंसिटी, इनके जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। इनका लोकेशन जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास होता है, और आर्थिक रूप से भी ये राज्य बहुत पिछड़े हुए होते हैं। अब इनको क्या है कंडीशन कि सबसे पहले दे आर प्रोवाइडेड 30% ऑफ द टोटल सेंट्रल असिस्टेंस, जिसमें से 90% तो इनको सिर्फ ग्रांट ही दिया जाता है, अनुदान ही दिया जाता है, और स्पेशल प्लान में जो है वो पूरा का पूरा दिया जाता है और उनमें भी 90% अनुदान होता है। यूनाइटेड स्पेशल सेंट्रल जो असिस्टेंस होता है, जो केंद्र की तरफ से जो स्पेशल जो राहत मिलती है, उसमें पूरा का पूरा अनुदान होता है, 100% अनुदान मिलेगा उनको। उसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में भी 90% उनको केंद्र की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। उसके अलावा अगर इनके इरिगेशन और इस तरह के इनकी सिंचाई प्रोग्राम को अगर करना हो तो उसमें भी 90% इनको अनुदान दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो तो उसमें सेंट्रल इनिशिएटिव दिया जाएगा, मतलब उसकी शुरुआत हमेशा केंद्र सरकार करेगी। और इनके लिए जो भी डायरेक्शन होगा फॉलोइंग बाय यूनियन बजट, जो कि 2015-16 में आया था, 15-16 में स्पेशली इनके लिए कहा गया कि इनको डिसकंटिन्यूड आर सेंट्रल असिस्टेंस, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस एंड स्पेशल प्लान असिस्टेंस, यानी अब इसको बहुत कम करने के लिए सरकार सोच रही है। लेकिन ये कम किस तरह से किए जाएंगे, ये कम बहुत चरणों में किए जाएंगे, एकदम से इनके ग्रांट को, इनके अनुदान को नहीं घटाया जाएगा। The central following the increase of tax devolution of state from 32% to 42% of the divisible pool of central taxes, यानी कि अब जो टैक्सेस सेंटर की तरफ से लगाए जाते हैं, अब जो टैक्सेस केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, उनमें काफी कुछ इनको राहत जो दी जाती है उसको कम करने का विचार चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आजादी के 75 सालों के अंदर जो इनको स्पेशल पैकेज दिया गया था, इस स्पेशल पैकेज के तहत काफी कुछ विकास हो चुका है। अब सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे इनके जो स्पेशल का जो दर्जा है, जो कैटेगरी है, उसको खत्म किया जाए ताकि बाकी राज्यों के बीच इस तरह की विविधता ना आए। लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर समाज के किसी पिछड़े वर्ग को आगे लाना है तो उसको कुछ विशेष दर्जे देने ही पड़ेंगे। तो ऐसा इन राज्यों के साथ भी किया गया, जो कि बहुत जरूरी भी था। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि किस प्रकार से कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देकर भी हमारे संघवाद को प्रेरित किया जाता है, और ये कहीं भी दो राज्यों के बीच या अलग अलग राज्यों के बीच विविधता का कारण नहीं बनता। इनसे दो राज्यों के बीच विविधता की कोई भी ऐसा कोई मैटर नहीं आता। इससे होता यह है कि हमारे देश की एकता, हमारे देश की यूनिटी जो है उसकी उसमें बढ़ोतरी होती है। हमारे देश की एकता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संघवाद में आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। सर्टेन टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।